घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के अमेरिकी दौरे पर, लेकिन बड़ा सवाल क्या होगा अमेरिका में भारत का एजेंडा। और महाराष्ट्र में गठबंधन टूटते ही बदल गए पार्टी नेताओं के सुर। शिवसेना ने बीजेपी को बताया महाराष्ट्र का दुश्मन, छोटे दलों को जोड़ने में जुटी पार्टियां। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की, जहां वो कई कार्यक्रम हैं। 5 दिन के दौरे में एक नहीं, 2 नहीं, 50 से ज़्यादा कार्यक्रम हैं और लगातार बैक टू बैक उनका कोई भी समय ऐसा नहीं है शायद जहां पर कुछ इस तरह का स्पेस हो कि जहां ये कहे कि खाली समय। पूरी तरीके से जैसे कहते हैं कंप्लीट पैक्ड उनका दौरा है। इस दौरे में असल सवाल ये है कि कई तरह के लोगों से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, डिनर होगा, सीईओ से मुलाकात करेंगे, अन्य देशों के कुछ और भी गण्यमान व्यक्ति हैं जिनसे मुलाकात कर सकते हैं वो। लेकिन जो बड़ा सवाल आज हमारे साथ जो पैनल है, सुनीत चोपड़ा साहब सीपीएम का वरिष्ठ नेता है, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, नीरा शास्त्री जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हेमंत तरवानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पन कुलश्रेष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि असल में नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या होगा अमेरिका में। जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलेंगे तब किस बात को दुनिया को क्या मिलेगा, क्या उनका एजेंडा होगा उस भाषण में। साथ ही साथ जब वो बराक ओबामा या अन्य जो बैठक उनकी होगी उसमें क्या एजेंडा होगा। कुल मिलाकर के भारत का एजेंडा क्या होगा, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हम आज सुनीत चोपड़ा जी से। सुनीत चोपड़ा जी, क्या लगता है कि क्या एजेंडा इस वक्त भारत का होगा वहाँ पर जब वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जो मुख्य एजेंडा इस वक्त उनका होना चाहिए जी। हाँ, उनके प्रोग्राम को देखते हुए जी, वो ये है कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स अमेरिका से। पहले तो बायलैटरल एजेंडा देख रहा हूँ जी, उसमें उनको बहुत बड़े पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो फिगर्स दिए हैं उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान 134 नंबर पे है 199 देशों में से। और मोदी साहब आज S&P ने भारत की रेटिंग को इम्प्रूव करके इमीडिएटली इम्प्रूव कर दिया है। अब नेगेटिव एक दिन में आप रेटिंग लाइए। वो आज S&P का आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है। मैं आपको 6:30 मिनट की रिपोर्ट आई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पुरानी और जो मूडीज की रिपोर्ट है जी, वो लोएस्ट कैटेगरी में जी, ये सब पुरानी है, ये पुरानी नहीं है जी। मैं अभी फेसबुक पर और डाल के आ रहा हूँ आज की S&P की रिपोर्ट जी, ठीक है, नहीं मूडीज। दूसरी चीज है कि जो FII इन्वेस्टमेंट्स जी, वो इस साल मार्च से सितंबर तक गिरी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका हिंदुस्तान को इसलिए नहीं देख रहा है कि वहां पर निवेश किया जाए। वो इसको देख रहा है कि मैं अपने माल का बाजार कैसे ढूंढूं। तो वॉलमार्ट का बोझ फिर से हम पे डाला जाए। और ये सही है, क्योंकि जहां पर अमेरिका को कंज्यूमर मार्केट चाहिए। ठीक है। आप जो एजेंडा पॉइंट, एक तो पॉइंट टू पॉइंट आपने कहा, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट आपने कहा। दूसरी बात कहा कि FII का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक मसला है। दूसरे आपने कहा कि इंडिया को वो मार्केट की तरह देखना, वो उनका एजेंडा में। मेरा सवाल है भारत का एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा है जी कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, तो वो अमेरिका यात्रा से आप देखते हैं कि वो कहते हैं मेक इंडियन, वो जो है जी, मेक इंडिया जी, मेक इन इंडिया। हाँ, मेक इन इंडिया, तो हमारा वो है। आप ये कहते हैं कि ये एजेंडा होगा प्रधानमंत्री जी के? बिल्कुल। और मेक इन इंडिया जी, ये अट्रैक्ट करेंगे बिजनेस को सस्ते मजदूरी से। ओके। इसमें उनकी डिमांड है। उनकी डिमांड क्या है? भारत के अब भारत मानेगा या नहीं तो जी, उसी वो पे आएंगे। मैंने एजेंडा क्या होना चाहिए भारत का, क्या होगा, क्या रहेगा, आप ये क्या भारत का तो यही एजेंडा होना चाहिए कि आज की दुनिया में जहां पर अमेरिका एशिया में इतनी अशांति पैदा कर रहा है जी, और अभी ISI के लड़ने के खिलाफ
ISIS के लड़ने के खिलाफ वो सीरिया तक पहुंच रहा। असलियत यह है कि सीरिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका बहुत पहले से तैयार। मैं बिल्कुल, क्योंकि समय कम होता है, आप चोपड़ा के पास पहले गए क्यों? ये तो पूरा एजेंडा है, एजेंडा जो इंडिया का होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड पीस में, एशिया में, वहां पे भारत की भूमिका हो, ये सुनिश्चित करनी चाहिए, ये कहते हैं आप? वर्ल्ड पीस में अगर होगी तो उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा अमेरिकन ऑफर्स से। ठीक, क्योंकि अमेरिका आप को सावधान कर रहे हैं। सावधान के लिए हम आपसे फिर से पास आएंगे कि सावधान किन किन चीजों पे रहना चाहिए। मेरा सवाल इस वक्त जो सवाल है कि किस तरह का एजेंडा प्रधानमंत्री जी यहाँ से लेके गए हैं। नीरा जी, आप बताना चाहेंगे क्या क्या एजेंडा होगा? देखिए, सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात जो है कि जिस तरीके से दमदार तरीके से उनका स्वागत हुआ है, एक हिस्टोरिक इवेंट हो रही है, ये अपने आप में अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके का उत्साह है, ये तो तमाम लोग कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं नीरा जी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ऐतिहासिक चीज है। और अपने देश की समानता के आधार पर और परस्पर लाभ के आधार पर जो बातें तय होंगी वो पूर्व में कभी नहीं हुई है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये ऐतिहासिक उनका दौरा है और जिस तरह से वहां रिसेप्शन, जिस तरह से और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने जाने से पहले इस बात को कहा कि हमारा देश एक नौजवान देश है, रोजगार की जरूरत है, बिजली पानी की मेरे देश में कमी है, मैं ऊर्जा के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी लेकर के आऊंगा, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं, अपने पवन ऊर्जा को कैसे, सौर ऊर्जा को कैसे यूज कर सकते हैं, उस सबको टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और जिस प्रकार की चीजें आज हमारे देश में जरूरत है, उन चीजों को वहां से वो नेगोशिएट करके जो हिंदुस्तान की टेररिज्म पे बात होगी, पीस पे बात होगी, सब बातें एजेंडा में रहने वाली हैं। और नरेंद्र भाई मोदी किसी के आगे झुक करके बात करने वाले नहीं है। और देश में उन्होंने बार बार अपने भाषण में ये कहा है कि जिस प्रकार से इकट्ठे होकर के वोट दे करके आप मुझे लाए हैं, उसी प्रकार सब एक साथ चल करके इस अभियान को, इस देश को आगे बढ़ाएंगे, सफल बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, इन सब बातों को कहा गया है। और साथ में इन्वेस्टमेंट के उन्होंने बहुत सारी बातें जोड़ी, जहाँ जीरो टॉलरेंस एंड मतलब जो एनवायरनमेंट है उस पर भी किसी प्रकार का इम्पैक्ट ना हो, इसको भी ध्यान में रख करके काम किया जाए कि कहीं हम प्रकृति से फिर खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सब बातों को सारी चीजें जहन में है और सबको टेक्निकल पॉइंट। क्या एजेंडा आपको दिखता है कि प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं, 5 दिन वहां रहेंगे, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा वो काफी महत्वपूर्ण उनकी बैठकें हैं और तमाम जगह अलग अलग तरह की बैठकें हैं उनकी, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और अलग अलग प्रकृति के, ये डिफरेंट नेचर के सारे मीटिंग्स हैं। तो कुल मिलाकर के जो, अगर हम इसको नटसल में ये प्रयास करें अपने दर्शकों के लिए कि जो मोटे जो इसको हम कहते हैं एजेंडा क्या होगा, देश को किस तरह की बातों को लेके जाने वाले हैं, वहां पे गए हैं तो किन बातों को रखेंगे, इसका कुछ रूपरेखा आप दे सकते हैं? मोदी की, देखिए नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को, जैसा आपने स्वयं कह दिया, ज्यादातर लोग जो है अमेरिका भारत संबंधों तक सीमित करके देख रहे हैं कि जो कुछ भी प्रतिफल आएगा वो भारत अमेरिका संबंधों में आएगा, जबकि वो केवल 29 और 30 तारीख है। उसमें जो 6 समझौते होने हैं वो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वो सामान्य से समझौते हैं जो कि नरेंद्र मोदी लंबे समय से कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षक पैदा करें, दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम करें, तो वो 6 समझौतों के कल सरकार ने रूप दे दिया है। लेकिन इसका आयाम जो है बहुत व्यापक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संबोधन उसका एक भाग है। उसके बाद ये एक ऐसा पक्ष है संयुक्त राष्ट्र संघ का संबोधन जिसको मैं भारत अमेरिका संबंधों से ज्यादा महत्व दूंगा। साथ ही साथ जो वो वहां के नागरिकों को संबोधित करने वाले हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में तो 15 मिनट का समय है, लेकिन वहां इनके पास समय नहीं रहेगा। तो वो एक व्यापक है जिससे कि भारत की संपूर्ण नीति को, नरेंद्र मोदी की नीति को और भारत किस रूप में देशों के साथ पेश होना चाहता है, जो दुनिया भर में फैले भारतवंशी हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, सारी बातें वो रखेंगे वहां। तो इस समय देखिए नरेंद्र मोदी के हम आलोचक हो, समर्थक हो, लेकिन यह सच है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को सुनने की जो आरंभ के 2 साल में दुनिया की उत्कंठा थी, ठीक वैसे ही उत्कंठता नरेंद्र मोदी को लेकर इस समय वर्ल्ड कम्युनिटी में है।
और अमेरिका की मीडिया ने भी बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अब मैं इसको 2-3 बातें समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये। पहली बार नरेंद्र मोदी ऐसी जगह बोलेंगे जहां दुनिया के सारे मुस्लिम राष्ट्रों के अध्यक्ष होंगे, जहां कि हमारे देश के कुछ एनजीओ और बाकी लोगों ने और हमारे चोपड़ा जी जैसे नेताओं ने जो है अपना प्रचार करके नरेंद्र मोदी को एक महाखलनायक सांप्रदायिकता के रूप में पेश किया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद। तो वो उनके सामने एक अवसर है कि अपनी बात को वो किस प्रकार से रखते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का संबोधन है जिसमें वो कश्मीर मुद्दा उठाने जा रहे हैं। मैं अवधेश जी, मैं यहाँ पे एक मिनट में सिर्फ आपको यहाँ पे एक सवाल, चूंकि जैसे आपने अभी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो वो कश्मीर मुद्दे पे बात करेंगे, वो बात स्वाभाविक है। तो भारत के प्रधानमंत्री जब वहां रहेंगे तो किन बातों को, कौन से बातें ऐसी होगी? वही तो मैं कह रहा हूं, जो मेरी बात में शामिल है। ऐसा है कि ये पाकिस्तान का स्वाभाविक नहीं है। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं उठाया था। मुशर्रफ ने भी अपने कार्यकाल के अंतिम 3 सालों में संयुक्त राष्ट्र का मुद्दा नहीं उठाया था। तो ये लंबे समय बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुद्दा उठाया जा रहा है। वो पाकिस्तान का आंतरिक संकट है। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर को लेकर जो भाषण दिया उसका दबाव है। अब प्रधानमंत्री को इसको छोड़ भी सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, तो वही कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री, हमारी कूटनीति यह है कि इस समय कश्मीर को हमारा, वो अगर कितना भी चाहेंगे उनको कुछ मुस्लिम देशों और आतंकवादी संगठनों के अलावा कश्मीर पर पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिलना है। ये नरेंद्र मोदी जानते हैं, इसलिए वो एक सीमित बात में कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो मूल भाव होगा वो ये होगा, जैसा उन्होंने ये कहा है। आज ही वॉल स्ट्रीट जनरल में जो उनका लेख आया है उसमें उन्होंने विस्तार से बातें रखी है कि हम क्यों जा रहे हैं अमेरिका। पूरा लंबा चौड़ा लेख है। एक तो पहला ये मैं मानता हूं कि उन्होंने, आप इसको ध्यान दीजिए, उन्होंने जाने के पहले CNN के इंटरव्यू में कहा है कि जो आतंकवाद से लड़ाई है वो मानवीयता और अमानवीयता की लड़ाई है, वो मजहबी नहीं है। एक दूसरा, उन्होंने जापान में अपने भाषण में कहा कि ये दुनिया, कुछ देश इसमें विस्तारवाद को चला रहे हैं, हम विकासवाद के समर्थक हैं। विकासवाद और विस्तारवाद का विरोध करना होगा, विकासवाद को आगे बढ़ना होगा। तो उनका वर्ल्ड विजन जो है, फिर ब्रिक्स के सम्मेलन में उन्होंने जिस ढंग से ब्रिक्स की यूनिवर्सिटी बनाने और साउथ जो पहले एक कोऑपरेशन होता था उस ढंग से खड़ा करने और सभी देशों के नागरिक एक दूसरे की भाषा जाने, वो किया है। तो नरेंद्र मोदी का जो विश्व दर्शन है वो इस समय यह है कि देशों के बीच जनता का संपर्क हो, देश एक दूसरे की संस्कृतियों को जाने, सभ्यताओं को नजदीक आए और फिर सभी मिलकर के एक सहकारिता के आधार पर अपना भी विकास करे, दुनिया का विकास हो। तो इसलिए उनका जो मूल भाषण होगा, मुझे लगता है, जैसे ये, हालांकि ये तुलना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सितंबर में ही विवेकानंद का वहां भाषण हुआ था, जब वो पहला, आप जानते ही हैं कि यही महीना था, 11 सितंबर का दिन था जब उन्होंने वहां के वो रिलीजन पार्लियामेंट में भाषण दिया था। तो ये वहां रखेंगे। लेकिन शिकागो में दिया था, ये न्यूयॉर्क में रहेंगे। उसके बाद जब वो मेडन स्क्वायर में भाषण देंगे, राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी मीटिंग है। देखिए, आज सुषमा स्वराज 48 देशों के अध्यक्षों से मिल रही है, जिसमें एनर्जी वाले देश, नाइजीरिया जैसे देश भी शामिल है। तो वो एक व्यापक एजेंडा है। लेकिन इसके बाद अमेरिका से जो एजेंडा है, देखिए अमेरिकी राष्ट्र, चलिए मैं अवधेश जी, मैं आपके पास लौटता हूं। अमेरिका के साथ क्या एजेंडा होगा, विशेष करके किन देशों के साथ? पुष्पेंद्र, प्रधानमंत्री के इस विजिट के, इस दौरे में क्या आपको लगता है मुख्य रूप से कौन कौन सी वो बातें रहेंगी जिसको प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान जो है वहां अलग अलग जगहों पे रखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अब तक की जितनी भी विजिट हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की रही है, खासतौर से यूएन जनरल असेंबली में जाना और वहां भाषण करना बड़ा रस्मी रहा है। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर पूरी तैयारी करके प्रधानमंत्री गए हैं, उनके विदेश मंत्री वहां गए हैं, क्या कहना है, कितना कहना है, किससे कहना है, और एक ऐसा प्रधानमंत्री वहां गया है जिसके पीछे भारत का बहुत बड़ा बहुमत उसके पास है। उसको कहीं ये जवाब नहीं देना है कि वो अमेरिका में होगा और उसकी पार्टी का उपाध्यक्ष यहां उसका बनाया हुआ एक ऑर्डिनेंस फाड़ देगा। तो एक तो उस कॉम्प्लेक्स से निकल के देश का प्रधानमंत्री वहां है। मैं समझता हूं कि जो भारत की कंसर्न्स हैं, तमाम इस सब चीजों के जो अवधेश जी ने बताई हैं, जो उनकी तमाम मुलाकातें होनी हैं, उसमें बिजनेस का भी मामला है, सीओस का भी मामला है। लेकिन इस पूरी यात्रा को मैं उनके उस 15 मिनट के भाषण से अलग हटके जब देखता हूं, तो जो उनके सामने इमीडिएट कंसर्न्स है वो ये हैं। उसमें एक तो मुझे लगता है कि चाइना का जो विस्तारवाद है उसको लेकर के कंसर्न है उनका। चाइना के राष्ट्रपति यहां आए, जब वो यहां थे तो उनकी फौजें हमारे यहां थी, तो इस पर भी उनकी बात होगी। और एक आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया में अमेरिका ने एक युद्ध छेड़ रखा था, उस युद्ध पे भी कई सवाल वो भारत खड़े करेगा।
कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये खुद कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो इंक्यूबेटर है, जहां एपिसेंटर है आतंकवाद का, उस मुल्क को वो हथियार भी देते हैं, उस मुल्क को समर्थन भी देते हैं। उस मुल्क के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करते हैं और उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जाता है, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता। दूसरा यह है कि अभी हाल के अंदर जिस तरह से भारत में कुछ अलकायदा और आईएसआई जो नई एक सुन्नी मुसलमानों की जो तंजीम है, जो पूरी दुनिया के अंदर खलीफा का रूल लाना चाहती है, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, कंपटीशन है कि कौन कितना बर्बर हो सकता है। उस तरीके से जो कैसेट आया उसमें भारत के अंदर आतंकवाद का हेडक्वार्टर खोलने की बात कही जा रही है, उसमें आईएसआई का भी। ये तमाम कंसर्न के साथ साथ आज जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण होगा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके से वेंटिलेटर पे अपनी सरकार को छोड़ करके इस्लामाबाद में न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, उनको सबको पता है कि फौज ने बड़ी मुश्किल से उनको इस बार जान बख्शी है कि उनकी हुकूमत बची रहे। तो मैं समझता हूं कि इस बार नवाज शरीफ साहब यूएन जनरल असेंबली में न सिर्फ कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे बल्कि सिर्फ कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक हालत बहुत खराब है और उनके पास पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाना उनके नहीं, मैं कह रहा हूं उसकी रिप्लाई, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो आज का भाषण होगा इसका बहुत कुछ तथ्य जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के रिप्लाई में नजर आएगा। दूसरा यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है उस पर बात होगी, जो भारत के अंदर आतंकवाद है उस पर बात होगी। ये भी बीच में खबरें आ रही थी कि जो ISIS है उसके खिलाफ जो अमेरिका कार्रवाई करना चाहता है उसमें भारत की मदद भी वो चाहता है। इन तमाम चीजों के अलावा जो महत्वपूर्ण बात एक और मुझे लगती है कि हम पिछले कई सालों से सुनते रहे हैं कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है वो ये कहता है कि भारत को जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी परमानेंट मेंबरशिप की सदस्यता मिलनी चाहिए। ये बात कही जाती रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 साल के बाद इस मौके पर हम पहुंच गए हैं कि जो 129 सदस्यों की जो हमको मिनिमम रिकमेंडेशन चाहिए होती है उसमें से 119 तक तो हमने जुटा लिए हैं। इसलिए भारत की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए भारत बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखेगा इस बार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मानी साहब, इसके अलावा आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री के एजेंडा में और कुछ होने वाला है या बहुत कुछ होगा या बहुत कम हम लोग देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो आप अगर एजेंडे की बात करें तो जो उनकी स्पीच है जो यूएन जनरल असेंबली में है वो तो एक पार्ट है एजेंडे का। उस स्पीच में क्या होगा वो स्वाभाविक रूप से जो अभी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे या अवधेश जी कह रहे थे कि एक तो रिप्लाई होगी, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर भी रिप्लाई होगी स्वाभाविक रूप से। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात यहां से जाने से पहले कह दी है और वो अपने एजेंडे में उसको शामिल करने वाले हैं जी। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने 11 सितंबर को, जैसे अभी अवधेश जी जिक्र कर रहे थे, विवेकानंद जी का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये कहा, स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए कि वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर यूनिटी और भाईचारा अहम है और मानवता के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप में आतंकवाद को भी एड्रेस करता है, आतंकवाद के मुद्दे को भी एड्रेस करता है। और मुझे लगता है कि जो स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में 11 सितंबर 1893 में कही गई थी बात, उसको बेस बनाते हुए वो जिस प्रकार एक अभी विस्तारवादी होना चाहते हैं या विकासवादी होना चाहते हैं, किस प्रकार का आप विश्व चाहते हैं, इसको एक मेरे को लगता है इस धरातल पर, इस बिंदु पर लेकर वो यूएन असेंबली में जो एड्रेस करने जा रहे हैं उसको एक केंद्र बिंदु में रखते हुए वो सारे अपनी बात कहेंगे जो बहुत इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि वो लिमिटेड समय है। उसके बाद जो दूसरा, वैसे तो एक पक्ष ये जी एक पक्ष मैं जो दूसरी बात मैं बता रहा था कि इस बार उनका जो लगभग 105 घंटे का जो वहां का उनका ठहराव है उसमें 50 से ज्यादा उनके कार्यक्रम है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है रविवार को है, इतवार को है, और वो ऐसे स्थान पर है जो मेरे को लगता है विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए एक बहुत ही ज्यादा गौरव का विषय हो सकता है कि अमेरिका की धरती पर ऐसे न्यूयॉर्क के मैदान में जहां पर लगभग 18-20 हजार लोग आ सकते हो और ऑलरेडी बुक हो चुका हो, ओवर बुक हो चुका हो, और बड़ी स्क्रीन लगाकर उनका, चलिए उसमें आते हैं, बहुत बड़ा एजेंडा है। मेरा ये कहना है कि उस एजेंडे के द्वारा वो एक इवेंट है मेरा, वहां पे वो एजेंडा, इसलिए मैं कह रहा हूं उसमें वो अपना सारा का सारा एजेंडा जो है वो नहीं, वही मैं समझ के रखूं। वहां पे वो क्या कहेंगे और अन्य जगहों पे क्या कहेंगे उसको हम समझने का प्रयास करते, लेकिन एक दूसरा पक्ष है कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेके वहां पे कई तरह के
अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। जो एक वहाँ डॉक्टर बानी के उन्होंने कहा कि वो रॉक स्टार की तरह उनका दर्जा उन्होंने पा लिया है, बेसब्री से अमेरिका को इंतजार है। अवधेश जी, मैं आपके पास आता हूं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी 2002 के दंगे के बाद जिस तरह से अमेरिका का रुख रहा, और भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अमेरिका में अब रुख है, इसके आगे क्या देख रहे हैं जब नरेंद्र मोदी वहां रॉक स्टार की तरह पहुंचेंगे? नहीं, मैं रॉक स्टार और बाकी में नहीं जाऊंगा जी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब अमेरिका ने 2005 के जुलाई में उनका वीजा जो है रद्द किया था, हालांकि उन्होंने वीजा मांगा नहीं था, उनको डिप्लोमेटिक वीजा पहले से था और जिस पर वो जाते थे। जब वीजा रद्द किया था तो उसके पीछे भारत की एक बड़ी लॉबी की भूमिका थी जो आज भी वहां है जी। और वो इस बार भी काला झंडा लेके वहां खड़ी होने वाली है। और एक कोर्ट ने सम्मन भी जी, वो कोर्ट का सम्मन तो आप जानते ही हैं कि वकील से दिलवा दीजिए, उसका कोई मेरे लिए मायने नहीं है। जो आज कोर्ट में ने सम्मन जारी किया है, पहले सोनिया गांधी के को लेकर भी 1984 के कोर्ट का सम्मन जारी किया था। हमारे देश के किसी भी घटना पर अमेरिका में मुकदमा चले, ये तो संभव नहीं है, वो एक दूसरा पक्ष है जी। तो ये राष्ट्रपति ओबामा ने भी अपने बयान में ये कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका अतीत हमको चिंतित करता है। वो पहले ओबामा का बयान आ चुका है इस पर जी। तो ये छवि जो बनाई गई हुई है, तो उससे इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री हैं तो अमेरिका या किसी देश की मजबूरी है कि जब तक हमारा जो है उनके साथ द्विपक्षीय संबंध है, तो प्रधानमंत्री का वीजा जो है स्वयं अपने आप जो है वो देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस उत्साह के पीछे क्या कारण है? उत्साह के पीछे कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की एक कला है कि वो किसी भी, अब जैसे आप सोचिए ना कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात मनमोहन सिंह भी करते रहे हैं भारत को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाने के पहले उसी बात को मेक इन इंडिया को जितने व्यापक तौर पर पेश किया है, वो एक तरीका है दुनिया को खींचने का और उसका असर भी होता है जी। तो वो मोदी के जो एक इवेंट प्रबंधन और उसको बेहतर बना करके और सफलता पाने का उनका एक तरीका है, उनके लोग वहां लगे हुए हैं। लेकिन मेरा जो कहना है, देखिए एक बात मैं आपके चैनल पर 20 बार कह चुका हूं कि निजी तौर पर मैं औद्योगिक पूंजीवाद और बाजार पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं मानता हूं, वो चाहे कोई भी करे, लेकिन इस समय मैं पूरी बात करूं, लेकिन इस समय हमारा पूरा ढांचा जो है वो उस पर निर्भर हो गया है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव पूर्व अपने भाषण में कहा था, जो उन्होंने कल भी दोहराया है और वहां भी वो शायद इस बात को रखें कि मैं कोई व्यापक ऐसा नहीं आ रहा हूं कि मैं क्रांतिकारी बदलाव करूंगा। जो हमारे देश के संसाधन है, जो ढांचे हैं, जो विधि व्यवस्था है, उसी के तहत हम इस देश को महाशक्ति बनाना है। और कल उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया का हमारा लक्ष्य यह है, जो चोपड़ा जी कह रहे थे कि आप केवल इसको बाजार के तौर पर नहीं देखें, केवल बाजार के तौर पर भी देखना है, तो मैं आपको बुला रहा हूं कि आइए और अपना बाजार बनाइए। ये ध्यान रखिए, बाजार बनाने का मतलब है कि आप रोजगार दीजिए। वो व्यापार की बातें होगी, लेकिन अगर लेकिन मेरी जो अपेक्षा है, सुन लीजिए, मेरी अपेक्षा यह है कि अगर नरेंद्र मोदी गए हैं तो उनके सामने ये सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है, क्योंकि अमेरिका की यात्रा पर संपूर्ण दुनिया की नजर है। तो वो भारत का सनातन, सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता, ये सब की प्रभावी चर्चा करेंगे, गांधी का नाम लेंगे, जो देशों के बीच समानता है, आर्थिक वर्चस्व की स्थापना का कोशिश है, और जो ये कह रहे थे वैश्विक संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण की बात भी करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन मेरी जो अपेक्षा है वो इससे जरा अलग है, क्योंकि आज का दर्दनाक सच यह है कि इस समय पूरा विश्व अवधारणाओं एवं इसके कारण जो दिशा भ्रम है उसके संकट के दौर से गुजर रहा है। ये संपूर्ण दुनिया का संकट है। पूंजीवाद और साम्यवाद व्यवस्थाओं के स्तर पर दोनों विफल साबित हो चुके हैं। ये मनुष्य को सुख और शांति और दुनिया को बीच जो है शांति, सहिष्णुता, सद्भाव में विफल है। सुन लीजिए जरा। ठीक है, समय कम है हमारे पास और भी जो साझेदारी और सहकार की जरूरत है। क्या नरेंद्र मोदी भारत के उस विचार को एकात्म मानववाद बोल के गए? चलिए वो क्या करते हैं वहां पे हम देखेंगे, रख पाएंगे। ये समय है बताने का, समय है बताने का। ये है नीरा शास्त्री जी, अवधेश जी काफी कुछ उत्साहित वो भी है अमेरिका में। नहीं, मैं उत्साहित नहीं हूं, मैंने प्रश्न उठाया है कि ये कर सकते हैं क्या वो करेंगे, किन बातों को करेंगे, और उन्होंने कई चीजों पे, लेकिन इसको ऐड करते हुए अगर हम आगे देखें, जैसे उनका अगर देखें वो मेमोरियल जो है 9/11 का, वहां जाएंगे जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके एक यूएन जनरल असेंबली में जब वो भाषण देंगे, इसके बाद वो सेंट्रल पार्क में जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं 27 को, वहाँ वो भाषण देंगे। फिर उसके बाद वो फिर
एमिनेंट जो इंडियन अमेरिकन है उनसे मिलते हैं। फिर इसके बाद वो जो वहाँ पे मेडिसन स्क्वायर में 18,000 लोगों को वहाँ पे संबोधित करें। फिर जो एक प्राइवेट रिसेप्शन जो है जो इंडियन एम्बेसडर ने यूएन में है वहाँ पे वो जाएंगे। इसके अलावा जो है कुछ और ब्रेकफास्ट सेशन वो कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप जितने भी फॉर्चून 200 क्लब के जो है उनका 1-to-1 वो डिस्कशन में भी वो शामिल है जी। और साथ ही साथ वहाँ पे वो राउंड टेबल में भी वहाँ पे उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिलेंगे, हिलरी क्लिंटन से मिलेंगे। इसके अलावा वो जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस वहाँ पे वो थिंक टैंक जो माना जाता है वहाँ पे, तो कई सारे उनके आइटनरीज में, लेकिन जो सबसे अहम है वो है 29 और 30 तारीख। उससे आगे अगर हम देखते हैं क्योंकि वो वाशिंगटन 29 को जाते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट बराक ओबामा से व्हाइट हाउस में मिलेंगे और कुछ और इसमें कुल मिलाकर के कई सारी चीज़ों में जो असल उनका जो आपको लगता है कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जहां नरेंद्र मोदी लगता है कि जो चीज़ ये सोच एजेंडा की जो हम बात कर रहे हैं कौन कौन सा वो पॉइंट है जहां अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, उनकी जो आपने जैसे स्वयं कहा कि गतिविधियां जो आपने अभी चर्चा की, तो वो सब उनके एजेंडे को भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। क्योंकि अगर वो 11 जब वो प्रेसिडेंट बराक ओबामा से के लिए अगर वो स्मारक पे जाते हैं, मेडिसन स्क्वायर पे जब वो भाषण देंगे तो किसको एड्रेस करेंगे? तो वो जब मेडिसन स्क्वायर में भाषण देंगे तो वहां पर वो चाहेंगे कि वो लोग आकर के हमारे देश में इन्वेस्ट करें। हमारे यहाँ बिजनेस तक आप इसको लगता है कि नहीं, बिजनेस तक नहीं, एक संवेदनशील हृदय है नरेंद्र मोदी जी का। इससे जाहिर होता है कि वो स्मारक पे जाएंगे कि जहाँ घटना घटी थी, टेररिज्म के प्रति उनकी कटिबद्धता कि किस प्रकार से उसको वो टैकल करेंगे। अगर वो चाहते कि हमारे देश में एफडीआई की परिभाषा उन्होंने साथ ही साथ जोड़ी कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, रोजगार दे हमारे नौजवानों को, जो कि हमारे अब 65% नौजवान हैं, उनके रोजगार हो उनके पास में, और इस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात करी और जिस प्रकार पड़ोसी मुल्कों से मिलने की बात करी, चाहे वो श्रीलंका के हैं, चाहे वो नेपाल के जो भी लोग हैं, उनसे उनको साथ में लेकर के एक लीडर की तरह चलने वाली बात दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है पड़ोसियों की चिंता जिस प्रकार से जी एक उनका एजेंडा उनकी एक्टिविटीज से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूएन जनरल असेंबली यहाँ पे वहाँ पे वो जा रहे हैं, उस बीच में उन्होंने इसी दौरे में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी, अमेरिका से भी, सीईओ से भी अलग अलग जो काम है वो दौरे पे करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो उनका जाना हुआ है वो है यूएन जनरल असेंबली के लिए वो गए हैं, जहाँ 15 मिनट वो बोलेंगे। 15 मिनट में भारत की जो भूमिका है दुनिया में उस पर कितना फोकस रहेगा? क्या वर्ल्ड पीस, सार्क, एशिया वर्ल्ड पीस में भारत की भूमिका को आप देखते हैं प्रभावी ढंग से? इस वक्त वो समय आ गया है जब नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पे वहां पे जा रहे हैं। असलियत में विल इंडिया असर्ट करेगा आपको वहां पे? असर्ट कैसे करेंगे? उनको असर्ट करने से तो पहले से ही रोक दिया है, केस लगा दिया है। दूसरी तरफ उनके जो पब्लिक मीटिंग के टिकट्स हैं वो ब्लैक में बिक रहे हैं, उससे पता लगता है कि कितने ईमानदार लोग उनको सुनने आएंगे। तो मेरा सवाल कुछ आप अपने तरह से, मेरा जो सवाल है कि जी मेरा सवाल है यूएन जनरल असेंबली जी एनआरआई प्रोफेसर हैं, वो बड़े ही जानकार प्रोफेसर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ही इज अ सर्वेंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट ऑफ द पीपल एज ही सेज, क्योंकि तो आप ये करें वो ज्यादा मिलेंगे वो आप और लोगों से नरेंद्र मोदी के दौरे में बिजनेस जो है वही की हाईलाइट रहेगा। ये बात तो सही है की है, लेकिन ये विश्लेषण गलत कर रहे हैं जी। देखिए बात नहीं, आप देखिए कि मेक इन इंडिया करते ही मेड इन इंडिया चाइना ने भी कल घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने चाइना का, दक्षिण कोरिया के ऐसे देशों में, जापान को जाकर के समझने की कोशिश की कि इस बाजार पूंजीवाद में ये देश कैसे विकसित हुए, तो तभी विकसित हुए। आज चीन के अंदर दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों का हब है। चलिए तो ये बात नहीं, जी मेरा उद्देश्य जी हमारे पास है पुष्पेंद्र, जो सवाल है कि सार्क, आप ये देखिए जो विषय रख रहे हैं वो तथ्य की बात बता रहे हैं। चीन के इस पूंजीवाद पर तो आप कभी प्रश्न नहीं उठाते हैं। वहां के हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं चीन के बनी हुई वहां से आती है सारा का सारा।
तो नरेंद्र मोदी ने उसी को एक धक्का देने की पहली बार कोशिश की है। चलिए बिजनेस उनका एजेंडा में होगा। मेरा सवाल है कि बियॉन्ड बिजनेस जो चीजें होंगी पुष्पेंद्र, वहां पे चाहे भारत की जो दुनिया में शांति बहाली के लिए भूमिका है, वो कितने प्रभावी ढंग से नरेंद्र मोदी इस पूरे दौरे में आपको रखते हुए नजर आ रहे हैं? बियॉन्ड अमेरिका, उन्होंने अमेरिका को नेचुरल पार्टनर बताया, ग्लोबल पार्टनर बताया, वाइटल पार्टनर। इसका क्या मतलब है? साथ ही साथ सामरिक दृष्टिकोण से अगर भारत और अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के साथ संबंध देखें तो क्या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे वो जा रहे हैं और ऐसी जगह पे भी जा रहे हैं जहां तमाम दुनिया के और भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रमुख वहां पे आएंगे और इस पूरे दौरे पे दुनिया की नजरें टिकी हुई है? देखिए, दो बात साफ है कि जो उन्होंने कहा है कि साहब अमेरिका और भारत जो है वो एक नेचुरल, जिसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने अपना दोस्त बताया, उसकी एक वजह ये भी है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये दोनों एक साथ खड़े हैं और दोनों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। एक तरफ अमेरिका वॉर ऑन टेरर, बट अमेरिका के बारे में ये बताया जाता है कि दे आर लाइक मोर, जिसके बोलते हैं बिल्कुल साफ साफ उनकी पूरे नजरें होती अपने बिजनेस पे। एग्जैक्टली। इस बार वो मोदी मैच करेंगे। मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए, हम किसी की प्रवृत्ति नहीं बदल सकते हैं जी। अमेरिका जो है पूरी दुनिया में दोस्त बनाता है, दुश्मन बनाता है अपने इंटरेस्ट। बिल्कुल, ये गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि आज हमारी पीठ पे हाथ रख दिया है तो हम उसके साथ हो गए। और एक और बात अमेरिका के माजी के साथ जुड़ी हुई है कि अमेरिका जिसको दोस्त बनाता है उसी को बर्बाद भी पहले करता है वो। ये कोई नई बात नहीं है। अभी पाकिस्तान से निकल के आए हैं और पाकिस्तान की आज हालत ऐसी कर दी है कि वो मुल्क जो है वो अपने ही अंदर आज आजादी मांग रहा है, उसका प्राइम मिनिस्टर सरवाइव नहीं कर पा रहा है, वहां जमहूरियत खत्म हो गई है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो अमेरिका के कंसर्न्स हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक आतंकवाद जो चल रहा है उसमें अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा निशाने पे हैं, फ्रांस के लोग निशाने पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग निशाने पर हैं। अब उसका रुख जिस तरीके से साउथ एशिया में मोड़ा जा रहा है उसमें पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर तमाम वो तंजीमें मदद कर रही हैं कि किसी तरह यह आतंकवाद भारत की तरफ चला जाए। तो क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आतंकवाद को उसका हिस्सा बना रखा है, उनको पाकिस्तान से बाहर जब तक कमजोर भारत नहीं होगा। पाकिस्तान से पुष्पेंद्र जी, भारत की भूमिका और पाकिस्तान की छोटी सी संदर्भ में आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि भारत की जो असल भूमिका एज अ वर्ल्ड लीडर, एज अ इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर इन पीस, ग्लोबल डेवलपमेंट, जो ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहां जहां होते हैं, लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वो फोकस जो भारत का होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, बिजनेस व्यापार एक तरफ ठीक है, आप करते रहे अमेरिका की तरह जो अमेरिका करता है, साथ ही साथ जो भारत की भूमिका अगर 21वीं सदी में कुछ होनी है उसको सुनिश्चित करने की जो सोच है, समझ है, एजेंडा है, वो चीजें आपको। दिलीप, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो आतंकवाद है, आप ये देखें, हम पीस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वाइट की बात कर रहे हैं। अगर इस पूरी धरती के ऊपर एक आतंकवाद होगा और वो भी धर्म से प्रेरित होगा तो आप पीस की बात करते रहिए, ह्यूमन राइट की बात करते रहिए। आज अमेरिका के नागरिकों को, कभी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को, कभी किसी के रिपोर्टर को, कभी किसी जर्नलिस्ट को पकड़ के आप सरेआम गर्दन काटते हैं और उससे पूरी दुनिया टेरराइज होती है। तो भारत जो है, जिस भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, बातचीत होगी। भारत अमेरिका के साथ खड़े होकर के इस किस्म की अमेरिका के साथ खड़े होकर के या अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं, कुछ इस तरह की पॉलिसी है, उसको भी जिस तरह से उन्होंने, अगर चीन के राष्ट्रपति यहां पे आए थे और वहां पे आप जाने के बाद उन्होंने एक बयान दिया कि भारत के साथ उनकी सेना रीजनल वार के लिए तैयार रहे, जाहिर है कि वो दबाव बनाना चाहते थे। भारत नहीं, क्षेत्रीय वार के लिए। और यहाँ पे उनके क्षेत्रीय वार जो है उनका भारत के अलावा जो भारत के विश्लेषक हैं वो यही मान रहे थे कि वो दबाव भारत के ऊपर था। गलत, लेकिन नहीं, आपके लिए गलत। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल नहीं, आप अपना जस्टिफाई करें। मेरा सवाल ये है बहुत पॉइंटेड कि जो अमेरिकन दादागिरी है वर्ल्ड ओवर, क्या उस दादागिरी को भी कंटेन करने के नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल सही आप जिस दादागिरी की बात कर रहे हैं, एक चीज तो सत्यता माननी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में इस वक्त वो एक पावरफुल मुल्क है, इकोनॉमिक तौर पे भी है, मिलिट्री के तौर पे भी है। मेरा कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम वर्ल्ड पीस में, भारत अगर ये कहता है कि वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, उसके लिए वो तमाम सारी चीजों के लिए तैयार है, लेकिन इस पीस के चक्कर में अपने आप को कमजोर कर ले। अमेरिका की राजनीति यह है कि वो पीस की बात तो करता है
लेकिन दुनिया को पीस में बांट रहा है, वो लगातार कर रहा है ये काम। उसको एक्सपोज करने के लिए भारत जो वहां बोलेगा, मोदी जो बात रखेंगे, उससे यह भी पता चलेगा कि आप एक तरफ वॉर ऑन टेरर करते हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में टेरर बढ़ाने का काम ही आप करते हैं। तो ये चीजें एक्सपोज होंगी, उससे अमेरिका एक्सपोज होगा, भारत एक्सपोज करेगा। ये मेरा तो नहीं ख्याल, ये बिल्कुल भारत मुझे ये लगता है कि पॉलिसी के विपरीत होगा, भारत के बिल्कुल राष्ट्रीय हित के विपरीत होगा। इसलिए अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर सन 2000 से है, उसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, इस नाते वो विस्तारित है। अमेरिका ने अपने विजन में जो है, जो अपना सिक्योरिटी विजन बार बार जारी किया है, उसमें एशिया में भारत को उच्चतम स्थान दिया है। भारत में क्यों? सुनिए ना, एशिया में क्यों? भारत की भूमिका जब भारत की भूमिका इस समय की दुनिया में अगर आपको अपनी भूमिका ढूंढनी है, ये कम्युनिस्टों के चक्कर में पड़ करके वामपंथियों को कि अमेरिका आतंकवाद फैला रहा है, उसमें अगर भारत फंस गया तो भारत खत्म हो जाएगा। अमेरिका, लेकिन अमेरिका के साथ भारत युद्ध में नहीं उतरेगा, जैसा कि ओबामा चाह रहे हैं। 40 देशों को हमले का समर्थन मिल चुका है, भारत भी उस हमले का समर्थन करेगा, लेकिन उसमें भागीदार नहीं होगा। हमारा उनका रावण के साथ मिलके लंका जीती जाएगी। बिल्कुल मार के आतंकवादियों को खत्म करना पड़ेगा। वो ताकत इस समय अमेरिका में ही है, इसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। पैदा ही उन्होंने किया है, चोपड़ा भी इसको नहीं है। आपके कम्युनिस्ट पार्टी 10 लोग जाके जरा वहां आंदोलन करिए ना, सीरिया में आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी के पास इतनी बुद्धि है, हमारे नौकरशाहों के पास बुद्धि है कि अमेरिका के अतीत पर कोई बात हम करने नहीं जा रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है। भारत की शांति की नीति में यह शामिल है, दुष्टों का दमन ताकत के साथ। धर्मानी जी, सवाल है कि सुनील चोपड़ा जी, सवाल है कि भारत की जो भूमिका विश्व शांति में होनी चाहिए, विश्व के विकास में होनी चाहिए, जो पड़ोसी मुल्कों में चाहे एशिया में हो, जहां पे भी भारत की भूमिका है, उस भूमिका को भारत सशक्त रूप से जब ये बाकियों की, अमेरिका दुनिया का भी सबसे ताकतवर मुल्क है, अमेरिका जिस तरह से बातचीत करता है, अमेरिका के जो अपना जो उनका बिजनेस एजेंडा होता है वो हमेशा आगे रखता है। इस समय जब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं, तो जाहिर है उनके एजेंडा में बिजनेस के बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे कि कहां का कितना बिजनेस वो करने की सोच रखते हैं और पूरे तरह से मीडिया में हो। लेकिन सवाल है कि इस भूमिका को, जो भारत की भूमिका आने वाले समय में होनी है, उसकी शुरुआत आप यहां से देख रहे हैं कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब बातें होते हुए भी जी इस बार मोदी की जो विजिट है वहां पर, जो इस बार अमेरिका जा रहे हैं, जिस प्रकार वहां पर उसको महत्व मिल रहा है, मुझे लगता है कि किसी भी डिग्निटरी की वहां की विजिट को इतना महत्व नहीं दिया गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिका मोदी को कितना महत्व देने जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, अमेरिका जाने से पहले जिस प्रकार उन्होंने एक एक करके अपनी विदेश, चाहे जापान की विजिट ले लीजिए, चाहे चाइना के राष्ट्रपति की यहाँ की विजिट ले लीजिए, चाहे आप हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां की विजिट ले लीजिए, उन्होंने एक एक कदम पर यह दर्शाया है कि उनका एजेंडा क्या है, वो वर्ल्ड को किस प्रकार ले जाना चाहते हैं, विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, मानवता की ओर ले जाना चाहते हैं। ये अपने आप में वो बहुत बहुत क्लियर कर चुके हैं। मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है और यहाँ की प्रतिभा युवाओं की वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज्ड है, और किस बैकड्रॉप में गए हैं, वो मंगलयान पर हमारा जो इंडिजीनियस हमने यहाँ बनाया, ये तो ठीक है। मेरा सवाल जो है, अब समय कम रह गया जरा। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो आप बात कह रहे हैं, मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि जो आने वाला एजेंडा है वो दिखाना चाह रहे हैं, मैंने जैसे बताया वर्ल्ड पीस के लिए जिस प्रकार उन्होंने विवेकानंद को कोट किया है, और आप देखिएगा अपने कल के एड्रेस के अंदर वो उनका केंद्र बिंदु रहने वाला है। तो और उसके साथ कुछ उसके साथ वो जो कदम उठाने वाले हैं, जिस प्रकार आप देखिए कि मोदी की विजिट को लेकर अमेरिका ने कितना प्रयास किया कि उनकी ये जो विजिट हो रही है इसी को एक आधिकारिक विजिट बनाया जाए, और किस प्रकार उनको व्हाइट हाउस में सम्मान दिया जा रहा है, वो आपके सामने है। पहले नहीं ऐसा सम्मान, आप देखिए अवधेश जी अपनी बात कह लीजिए, प्लीज एक बात नहीं, आप ऐसा मुझे जोर से मत बोलिए। नहीं, आप प्लीज नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार नहीं हो रहा है।
मोदी के साथ पहली बार पिछले 10 साल में हो रहा है, ऐसा नहीं बिल्कुल हो रहा है। मनमोहन सिंह के साथ भी यही हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी हो अगर आपको मालूम नहीं है इस बात की तो आप रहने दीजिए। ये सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बात अब मिल रहा है किसी राष्ट्राध्यक्ष सभी प्रधानमंत्रियों के साथ हुआ। चलिए अब वो आते हैं वापस सभी प्रधानमंत्रियों के साथ नहीं होता है, आपको नहीं मालूम है। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार आपने जो बात कही, इस बार जो आतंकवाद है उसको लेकर अमेरिका भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। मुझे लगता है कि उनके जो एजेंडा है उसमें भारत ये अपेक्षा करेगा कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो युवा जो हमारी प्रतिभा है उसको रोजगार मिले, और यहाँ पर जो मेक इन इंडिया का एक नारा देकर गए हैं वहां के इन्वेस्टर्स को जिस प्रकार वो एक सबसे एक महत्वपूर्ण, सिर्फ आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी चीज आप देखते हैं जो एक वन ऑफ द आपको लगता है टॉप एजेंडा आपके हिसाब से? मुझे लगता है, मैं आपको बताता हूं, जो यहाँ के युवा वहां पे जाते हैं वो वहां पर जो सोशल सिक्योरिटी के रूप में वहां पे जो डिडक्शन उनकी होती है वो उनको यहां नहीं मिलती है, और वो $1 ट्रिलियन के अंदर वहां पड़ी है। उसको एड्रेस करना मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज होने। चलिए पुष्पेंद्र, आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा एजेंडा कौन सा होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री है जो व्यापारिक मानसिकता का है और व्यापारी देश सूबे से आता है। लिहाजा दो बड़े, एक अमेरिका को आप कह सकते हैं कि वो बिजनेस के बारे के अलावा नहीं सोचता, लेकिन नरेंद्र मोदी का भी ये कहना ये है कि हम तो सिंगल टिकट में डबल फेयर करते हैं, सिंगल फेयर में डबल ट्रेवल करते हैं। तो मेरा क्या इस मानसिकता का प्रधानमंत्री ने पहली बार मिला है। लेकिन तमाम इन सब के बावजूद मैं फिर कह रहा हूं कि जो इमीडिएट भारत को रोज समस्या होती है, आज कश्मीर, आज दिल्ली में बम धमाका, आज वहां बम धमाका, भारत के अंदर प्रोग्रेस विकास जब होगी जब शांति होगी। अगर भारत में विकास फाइटिंग टेरर रहे और लगातार बम धमाके होते रहे, मैं समझता हूं फाइटिंग टेरर जो आतंक और इसमें एक चीज और जोड़ने वो तो एक अलग चीज है, लेकिन वॉर एंड टेरर पे जब भारत साथ देगा, अब आप देखिए जो अवधेश भाई बात कह रहे हैं उसका मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि जो ISIS के खिलाफ लड़ाई का मामला है, आज अमेरिका अकेले लड़ने की हित में नहीं है, आज चाहता है कि भारत भी हो, लेकिन भारत हम भी मरे उसके लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन क्या वॉर ऑन टेरर के साथ में इस दुनिया का जो एक एपी सेंटर है जहां से आतंकवाद पैदा होता है, उसके खिलाफ भारत को कोई ताकत देगा? अमेरिका के भारत जाकर के नहीं देगा। ठीक है अवधेश जी, टेरर ये इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा आतंकवाद से लड़ने में जा रहा है। ठीक है अवधेश जी, आपके हिसाब से सबसे टॉप एजेंडा क्या होगा नरेंद्र मोदी जी का? 1 to 10 तक नहीं, मैं 1 to 10 तक केवल बिजनेस है, सिर्फ बिजनेस है, सिर्फ बिजनेस है। 1 to 10 तक अधिक से अधिक FDI को लाना है इस समय देश में, इसीलिए वो एक दिन पहले मेक इन इंडिया यहां से घोषित करके वहां गए हैं। बाकी सब उसके सब्सिडियरीज हैं, 10 के बाद ही उनका स्थान, 10 के बाद। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि एक गरीब आदमी जिसने गरीबी को अनुभव किया है, वो आम आदमी की उन्नति की सोच रखता है कि आम आदमी का मैं कैसे भला कर सकता हूं। डेवलपमेंट एजेंडा को जोड़ेंगे, डेवलपमेंट जो है मुझे लगता है और देश का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, टेक्नोलॉजी का, सब चीजों का, और शिक्षा पर, सब चीजों पर उनका ध्यान है। और मैं समझती हूँ कि एक पूरा होलिस्टिक व्यू उसका होना चाहिए। क्या होगा आपके टॉप एजेंडा, क्या होगा प्रधानमंत्री जी का? टॉप एजेंडा उनका FDI है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे को कहना है कि वोडाफोन और वेरिजोन का जो हमें पता लगा है कि किस तरह से वो खुफिया काम करते हैं देशों में आके, चलिए हमारे लोग बहुत उदार कर लेंगे उस पर। बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। हाँ, लेकिन एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा करेंगे, वापस लौटते हैं देश की तरफ। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटते ही पार्टी नेताओं के सुर बदल गए हैं। शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र का दुश्मन नंबर 1 बताया है। उन्होंने कहा जो गठबंधन तोड़ते हैं वो दुश्मन होता है। एक दिन में कितना कुछ बदल जाता है और कितना कुछ बदलने वाला है 15 अक्टूबर तक
इस पर चर्चा करेंगे। बहुत कम समय रह गया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं सिर्फ इतना समझने का कि इस चौतरफा जो वहाँ लड़ाई होगी, 4 कॉर्नर कंटेस्ट जो होने वाला है, और जिस तरह से वहाँ पे छोटे छोटे दलों को जोड़ने में तमाम पार्टियां जुटी हुई है, कुल मिलाकर के तस्वीर किस तरह की होगी, किस तरह के जो वहाँ पे आक्रामकता, जैसे उन्होंने शिवसेना ने अपने सामना में कहा है कि वो पितृपक्ष, भाजपा के लिए कहा है पितृपक्ष का कौवा। अब इसका क्या मतलब है अवधेश जी बताएंगे। अवधेश जी, कम समय में जरा बताइए कि जो शिवसेना और एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम दल जिस तरह से एक दिन के बाद 24 घंटे में कितना कुछ बदल गया है और कितना कुछ 15 अक्टूबर तक बदल जाएगा। देखिए, लगभग 2 दशक में मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति का वर्णक्रम पहली बार बदला है। एनसीपी का गठजोड़ नहीं था तो एनसीपी कांग्रेस का पार्ट थी। 1989 से जो लगातार वहां के मतदाताओं को भाजपा शिवसेना वर्सेस कांग्रेस, इसी में मतदान करना पड़ता था। ये पहली बार होगा। लेकिन इसको देखिए, 3 इसके पहलू हैं। पहला तो यह है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो दिल से चाहते थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हमारा गठबंधन टूटे, क्योंकि वो मान रहे थे कि ये जो है ज्यादातर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो बदलेगा। कितना कुछ बदलेगा, ये मेरा सवाल है। बदलेगा जो है जी, वो बदले। चुनाव के बाद तो आप कह नहीं सकते, चुनाव के पहले तक, अभी से लेकर चुनाव तक। आज उन्होंने, शिवसेना ने बीजेपी को पितृपक्ष का कौवा कहा, इसका क्या मतलब है? नहीं, जो पितृपक्ष का कौवा, उसने ये कहा है कि जो आया और वो पितृपक्ष में जो हम पिंडदान करते हैं वो टप से अपनी लोल से उठाया और भाग गया। क्या कहने का मतलब क्या है? तो वो शब्द यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल आई है और महाराष्ट्र में ऐसे ही उठा के और लाभ लेके चली गई है, इसलिए इसकी ये ऐसे ही आगे भी करेगी, इससे सावधान और सतर्क रहो। 25 साल के बाद ये सिलसिला करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखिए, मेरा कहना कब तक, सवाल ये है कि अगर इस तरह की आक्रामक शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल होगा तो आपको लगता है बीजेपी के नेता वाकई चुप रहेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रणनीति के तहत चुप ही रहना चाहिए। नहीं, चुप रहना चाहिए, वो एक आपके विश लिस्ट में है। हाँ। लेकिन जब आपके ऊपर लगातार चुनाव में रहेंगे, इस समय लीडरशिप नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथ में है, इसलिए महाराष्ट्र के नेता चुप रहेंगे। महाराष्ट्र का इस समय का लीडरशिप बहुत डिसिप्लिन है, मैं मानता हूं। राजपा का भी लीडरशिप बहुत डिसिप्लिन है। कितना बदलेगा महाराष्ट्र? बदलेगा इतना ही कि इससे कांग्रेस और शिवसेना को सबसे ज्यादा क्षति होनी है, ये समझ लीजिए। उसके कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि शिवसेना का जो मुख्य जो वोट है वो मराठवाड़ा के क्षेत्र में है, और मराठवाड़ा के वोट को एनसीपी भी बांटेगी और मन से भी बांटेगी, ये आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वहां अकेले नहीं है, वहां 3 संगठन उसके साथ हैं, और उसी प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस समय इनसे बेहतर पोजीशन में है कांग्रेस से। चलिए, ठीक तो है। चुनाव बाद तो हो सकता है फिर यही गठबंधन। चुनाव के बाद क्या होगा उस पर अलग से चर्चा करेंगे। चुनाव से पहले क्या क्या होना है अब से लेकर चुनाव तक, पुष्पेंद्र? देखिए, मुझे लगता है जैसे विंटर सेल होती है तो उसमें ग्राहकों को जो है ना बड़ी चॉइस मिल जाती है कि क्या क्या कितनी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। इसी हिसाब से मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं को पहली बार इतनी चॉइस है उनके पास कि जिसको दिल चाहे वो वोट कर सकते हैं और जिसको दिल चाहे वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो अभी अवधेश भाई कह रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस और बीजेपी और शिवसेना, मेरा एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है, जिसको आप कल भी नहीं थे, परसों भी नहीं थे, मैं लगातार इस चीज को पूछ रहा हूं कि इस देश में खासतौर से महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है जहां कुछ लोगों के हिसाब से जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के अलंबरदार हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इतने बड़े समय तक उन्होंने सैक्रिफाइस दिया है सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, लेकिन ये कैसी सत्ता की राजनीति है कि एक सूबे की राजनीति में चंद सीटों के लिए सेकुलरिज्म जो वो बहन चढ़ गया है और दावा किया जा रहा है कि हम तो सेकुलरिज्म के लिए बिहार में सेकुलर फंड बनाते हैं, यूपी में बनाते हैं। आपको लगता है कि ये सेकुलरिज्म जो है यहाँ महाराष्ट्र चुनाव में नहीं, तो नहीं, हिंदू मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, सेकुलरिज्म बटा है तो दूसरी और मैं वो नहीं लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उन्होंने दावा नहीं किया कि भाई हम हिंदुत्व की राजनीति के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनको जान देनी चाहिए थी। ये एनसीपी और कांग्रेस को क्या हो गया? धर्मानी जी जो सवाल है, आप जो वहां पे इसके बाद जो गठबंधन तालाक होने के बाद जो कुछ नई शादियों की कोशिश होगी, ये चुनाव के बाद ही अब हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के इस बीच में 15 अक्टूबर तक की तस्वीर जो है, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, जब 4 कॉर्नर कंटेस्ट होगा तो मतदाताओं के लिए कौन सा, किस तरह की चीजें वहां पे, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय दलों का एक
अपने अपने क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने का जो एक मानसिकता है जी, उस पर चोट राष्ट्रीय दलों द्वारा होनी ही थी। चाहे आप हरियाणा में देख लें, और यही हाल महाराष्ट्र में हुआ है। आपका क्षेत्रीय दल कामयाब होंगे या राष्ट्रीय पार्टियां कामयाब होंगी? मुझे लगता है कि इसमें देश का जो वोटर है, जो मतदाता है, उसकी मानसिकता अब क्षेत्रीय दलों को छोड़ने की बन रही है और राष्ट्रीय दलों की ओर वो उन्मुख हो रहा है जी। और अब ये जो गठबंधन टूटे हैं, इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो बात की आप बात कर रहे हैं, और उसमें जिस प्रकार की चीजें आ रही हैं, जो उनके बड़े गठबंधन में शिवसेना और भाजपा के गठबंधन में 4 दल थे, 4 दल तो बीजेपी के साथ ऑलरेडी आ ही चुके हैं जी। और ये 25 साल से पुराना इतना बड़ा गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है राजनीतिक परिपक्वता जो उद्धव ठाकरे में नहीं थी, जो उन्होंने जिद पकड़ी हुई थी, और राज ठाकरे उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, उसका लाभ राज ठाकरे उठा सकते हैं। सुनील चोपड़ा जी, सेक्युलरिज्म तो बट गया, वहां पे टूट गया गठबंधन। सेक्युलरिज्म जो है सीटों के लिए इसमें भी कुछ निकाले। सेक्युलरिज्म ऐसे नहीं टूटता, ऐसे नहीं टूटता। सवाल सीटों पे नहीं टूटता है वो। सवाल ये है जी कि यहाँ पे क्या करेंगे आप? लोगों को बेटर चॉइस मिलेगी तो बेटर सेक्युलर फोर्सेस सामने आएंगे। आप किसको वोट देंगे? अगर आप वोटर होते तो शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी किसको वोट देते हैं? मैं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को देता हूं, वो खड़े भी होंगे। वहां किसके साथ? आप किसके साथ होंगे? कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, किसके साथ? हम लोग रीजनल फोर्सेस के साथ हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ हम कभी हुए नहीं जी। भाजपा के साथ हुए नहीं। मैंने जो लास्ट चीज कही थी, आपको याद है, जो लास्ट चीज मैंने लास्ट बार कही थी वो ये था कि चलती चाकी देख के कबीरा दिया रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत रहे ना कोई। और ये 2 पाटन टूट चुके हैं। वहाँ 4 पाटन हो चुके हैं। 4 पाटन में क्या को भी पूरा आपने बगैर कहे के लेके टूट चुके हैं। अपने आप ही तोड़ दिया आपने। महाराष्ट्र में 288 में से आपने 290 तो मुंबई में जी। एक सब पुष्पेन जी जी नीरा जी। शिवसेना एक मुंबई में या जैसे मराठवाड़े में थोड़ा सा लिमिटेड है, पर भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में व्यापक रूप से, और इसलिए कुछ सीटों की बात थी और परिपक्वता की बात थी, जैसा कि बता रहे मुझे लगता है इसमें। और एक शिवसेना का एटीट्यूड एक पूर्वांचल के प्रति जो था, वो भी एक बहुत बड़ा विषय था कि सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति ना होकर के एक महाराष्ट्र में जिस प्रकार का देश एक है। नीरा जी से सवाल है। जी लोग नीरा जी जी अगर महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जी शिवसेना से सीटें कम लाती है तो क्या मानेंगी कि जो आपकी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली के ऊपर, उनकी रणनीति के ऊपर सवाल होगा, मोदी की छवि पे सवाल होगा? ये सवाल मुझे लगता है पुष्पेन जी, ये बहुत जल्द कुल मिलाकर के इस गठबंधन टूटने के बाद मतदाताओं के सामने चुनौतियां बढ़ी है या कम हो गई है? मेरे ख्याल से उनको वो विंटर सेल, आपको लगता है कि मतदाताओं के लिए चॉइस, मतदाताओं के लिए चॉइस तो है ही है। अगर वहां पर अच्छा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और उसको अगर वोट करना चाहते हैं तो वो करेंगे। नहीं, मैं सहमत नहीं उनकी विंटर सेल। अरे पहले दो पार्टियां रिश्वत देती थी, अब 4 पार्टियां रिश्वत देंगी। ये दशहरा दिवाली सेल है, ये दशहरा दिवाली सेल है, दशहरा दिवाली, इसमें बहुत कुछ साथ में जाता है, एक के साथ कई कुछ फ्री होता है। कुल मिलाकर के 2 अहम सवाल जो ये है कि महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा। कॉर्नर कंटेस्ट के बाद क्या मतदाता प्रतिशत जो है, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और बढ़ेगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? क्या पोस्ट पोल इसके बाद क्या एक पार्टी को वहां पे बहुमत मिलना है? और जो आक्रामकता जिसकी शुरुआत शिवसेना ने की है अपने पुराने दोस्त के साथ, ये किस स्तर तक जा सकता है, इस पे भी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल अवधेश जी, पुष्पेन जी, धर्मानी जी, नीरा जी और सुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।